Hey guys and welcome back to this week and you're watching my YouTube channel। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। ठीक है, पूरी बुक बन रही है कौन सी, बैंकिंग और इंश्योरेंस वाली। अगर आपका बीकॉम प्रोग्राम है या फिर बीकॉम ऑनर्स है, आप एप्लीकेबल हो इस सीरीज को देखने के लिए। बस आपका सेमेस्टर जो है वो कौन सा होना चाहिए, छठा, यानी 6 सेमेस्टर के लिए वीडियो बन रही है। शुरू करते हैं, आ जाता है चैप्टर नंबर 10वां, ठीक है, जिसका नाम है भाई इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। यानी आज से आपकी जो बुक है उसका सेकंड पार्ट चालू होता है, यानी कि इंश्योरेंस वाली वीडियो। ठीक है, लगभग 2 यूनिट इसके अंदर भी है, जैसे बैंकिंग के अंदर 2 यूनिट थी और वैसे ही 2 यूनिट यहाँ पे भी है। तो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम पास आ रहा है ना। चलो फिर ठीक है। तो भाई बैंकिंग वाली जो वीडियो है ना, मैंने शायद छोटी छोटी बनाई है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि कंटेंट उतना था नहीं उसके अंदर, और जो भी कंटेंट था वो इतना आसान था कि मेरे हिसाब से आप 3rd ईयर में पहुंच चुके हो तो आपको पता होगा सारी चीजें। तो मैंने जल्दी जल्दी बता के सारी चीजें खत्म करने की कोशिश करी ताकि मैं इस पे फोकस करूं सकूं। तो इंश्योरेंस के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए हम चालू करेंगे इंश्योरेंस वाली वीडियो से, जिसमें से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस भी बनते हैं। बैंकिंग में से उतने नहीं आएंगे जितने ज्यादा इंश्योरेंस में से आएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी बनाई थी, क्या बोलते हैं, बैंकिंग वाली वीडियो, ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। अब फिलहाल चालू करते हैं इंश्योरेंस वीडियो। अभी फिलहाल टाइम नहीं है क्योंकि मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो 3 जून से मेरे एग्जाम है, तो अपनी तैयारी भी करनी पड़ती है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, बकवास बाद में करते हैं, बाद चालू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है, इंश्योरेंस। चालू करने से पहले एक छोटी सी बात जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, टेंशन मत लो, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर दे रखा है 8059639586। इस नंबर पे जाके कांटेक्ट करना, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। आसान है, हाँ जी। और जिससे आप बात कर रहे हो सर, वो मेरा भाई ही है, तो ज्यादा परेशान ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि खामा में यार कुछ बच्चे आते हैं, खामा में परेशान करते हैं, फिर वो ब्लॉक करना पड़ जाता है उन्हें। तो आप खरीदिए नोट्स, मेरे को पता है सर, मैंने अपने हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से जेन्युइन नोट्स बना रखे हैं। अगर आप लेना चाहो तो कोई बात नहीं, अगर आप खुद बुक के बना रहे हो तो सबसे बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो, मतलब बुक के हिसाब से बना रहे हो, जो मैंने वीडियो बनाई है उसके हिसाब से बना रहे हो, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम में लगभग 1 दिन रह गया आपका, 1-2 दिन रह गए, तो आप खरीद सकते हो आराम से नोट्स में से कर सकते हो तैयारी। तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज चालू कर रहे हैं वीडियो कौन सी, इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस के बारे में सीखना है, आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल हाँ जी, जैसे आप चाह रहे थे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में कोई चीज, क्योंकि बैंकिंग मैंने फटाफट करवाई थी, है ना। ठीक, शुरू करते हैं। मेरे को पता है बैंकिंग वाला थोड़ा सा आपके लिए वही लगा कि भैया जल्दी जल्दी करवा रहे हैं कुछ ज्यादा ही, मगर वो टॉपिक ऐसा था कि आपको पता है पहले से। इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता तो मैं वो बता रहा हूँ, आराम आराम से सुनिए। इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज ए सोशल डिवाइस। क्या होता है? इट इज ए सोशल डिवाइस, मतलब कुछ नहीं है भाई। इंश्योरेंस आपने सुना है ना, कभी भी आप इंश्योरेंस लेने जाते हो तो जैसे LIC कंपनियां, बैंकिंग फाइनेंस वाली कंपनियां आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। इंश्योरेंस आखिर होता क्या है? बस एक मैकेनिज्म है या फिर एक डिवाइस है, या फिर डिवाइस कह रहा हूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे मिलके लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, ताकि उनमें से किसी एक को या फिर 2 को अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर उसकी भरपाई की जा सके। समझे? नहीं समझे ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारा एक गांव है और हमारे गांव में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों ने सोचा, क्योंकि किसी ना किसी को तो लॉस होता ही रहता है हर बार, तो एक को लॉस होगा और उसको झेलना पड़ेगा वो पूरा लॉस। इससे बचने के लिए हम करवा लेते हैं इंश्योरेंस। क्या करवा लेते हैं? इंश्योरेंस। जो 10 बंदे हैं ना, वो 1-1 रुपए मिलाते हैं इंश्योरेंस की प्रीमियम के तौर पे। 1-1 रुपए देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर मेरे को लॉस हुआ तो मेरे को चाहिए 10,000 रुपए अपनी लॉस की भरपाई करने के लिए, ठीक है। और वो कौन देगी? कंपनी वाले, ठीक है। तो हर एक बंदा उस मतलब कि उस इंश्योरेंस के पैसे को लेने के लिए, जैसे अगर मान लो मेरे को लॉस होता है तो लॉस की भरपाई करने के लिए मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसे लेने के लिए मेरे को थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ेगा कि हाँ मेरा इंश्योरेंस जो है वो आप चालू कर दो, प्रीमियम ले लो थोड़ा सा, ताकि मैं अपना नुकसान होने पे पैसा ले सकूं। और वो इतना मिनिमम अमाउंट होता है कि ना के बराबर होता है, कि उतना देने पे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को सिक्योरिटी मिल रही है कि मेरा जो सामान है वो सुरक्षित रहेगा। आसान है। यानी 10 लोग मिलकर 1000 रुपए दे रहे हैं, तो 10,000 रुपए किसके पास आ गए? इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब उनमें से किसी एक को लॉस भी होता है तो कंपनी उसको 10,000 रुपए प्रोवाइड कर देगी। आसान है, सिंपल है ना। बस इसी को बड़े लेवल पे काम करती है इंश्योरेंस की कंपनीज, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंपनसेशन, जो कि फाइनेंशियल कंपनसेशन देता है। अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करता है पैसों के तौर पे, ठीक है। हाँ जी। फॉर इफेक्ट ऑफ, भाई ये मिसफॉर्चुनेट है, दिख रहा है ना आपको? मेरे को पता है भाई राइटिंग थोड़ी सी छोटी है क्योंकि कंटेंट ज्यादा था, इसलिए मैं लिख नहीं पाया। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है इसकी पूरी की पूरी, मतलब कि स्क्रीनशॉट का, मतलब कि स्क्रीनशॉट कह रहा हूं उसका, फोटो का, तो उसमें अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। गूगल ड्राइव का लिंक आप जाते के साथ ही ओपन कर सकते हो, कोई एड वैड नहीं है, कोई पैसा नहीं कमा रहा मैं उससे। आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से फोटो देख लो, बढ़िया क्वालिटी में लिखा हुआ है, सारा समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है मैंने, शायद वीडियो में आपको समझ में आ रहा हो तो।
शुरू करते हैं। तो इट इज ए सोशल डिवाइस, इंश्योरेंस क्या है, एक सोशल डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल कंपनसेशन, यानी पैसे प्रोवाइड करता है जिसको लॉस होता है उसको, फॉर इफेक्ट ऑफ मिसफॉर्चुनेट द पेमेंट, यानी कि अगर किसी के साथ कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। मिसफॉर्चुनेट यानी किसी के साथ अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए, ठीक है। हाँ जी, being made from the accumulated contribution, और ये पैसा कहां से आता है, यानी कि ये कंपनसेशन देने के लिए जो पैसा आता है, अगर किसी के साथ कोई मिसफॉर्चुनेट होता है, कोई नुकसान होता है किसी का, तो उसको देने के लिए कंपनसेशन का पैसा कहां से आएगा, वो आएगा एक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन से, यानी जो सभी लोग जिन्होंने वो पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस करवा रखा है, उनके टोटल प्रीमियम के अमाउंट को जोड़ने पे। समझ में कैसे आएगा पैसा, एक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन से ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, यानी ऑल पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन स्कीम, यानी जितनी भी पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं स्कीम में, उनका जितना भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो सारा पैसा जोड़ने पे ही क्या जाएगा, वो प्रीमियम का अमाउंट निकल जाता है, जो कि दिया जाएगा किसको, कंपनसेटिंग पार्टी को, जिसको कंपनसेशन चाहिए मिसफॉर्चुनेट होने के बाद, मतलब लॉस होने की वजह से किसी को अगर पैसा चाहिए तो सारी पार्टियां मिलकर जो प्रीमियम देती है उसी का पैसा उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सिंपल है, बस इसको कहते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या समझा आपने, अगर आपको लॉस होता है तो आप थोड़ा सा प्रीमियम, अगर आपको लॉस होता है उस लॉस से बचने के लिए, उस रिस्क से बचने के लिए आप थोड़ा सा प्रीमियम देके उस क्या कहते हैं, आप क्या ले सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो। आसान था, ठीक, थोड़ा सा पता ही आपको। बातें आती है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब होता है ऐसे टर्म्स जो इसके अंदर यूज होने वाली है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं मानता हूं आपको पता होंगी ये चीज। जैसे पहला वर्ड होता है इंश्योरर, इंश्योरर या फिर आप कह सकते हो इंश्योरेंस कंपनी। ये इंश्योरर क्या होता है भैया, इंश्योरर वो इंसान होता है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप इंश्योरेंस करवाने गए किसी भी का, चाहे आपकी जिंदगी का, लाइफ का, या फिर आपके हाथ पैरों का, या फिर आपकी आंखों का, या फिर आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग का करवाने जा रहे हो, जैसे घर का, मकान का, बिल्डिंग का, अपनी गाड़ी का, किसी का भी इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो, तो जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, जिस कंपनी से, जैसे LIC कंपनी होगी ना, जिस भी कंपनी से आप इंश्योरेंस करवाते हो वो कंपनी कहलाती है इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। सिंपल था भाई। हाँ जी, आगे जाते हैं। इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब क्या होता है, इंश्योर्ड मतलब वो इंसान जो इंश्योरेंस करवा रहा है। जैसे मैं अगर इंश्योरेंस लेने जा रहा हूं तो मैं बन गया इंश्योर्ड, आसान है। या फिर मैं किसी और चीज का, जैसे मैं अपनी कार का इंश्योरेंस करवाने जा रहा हूं, मेरी कार बन गई इंश्योर्ड, आसान है। यानी वो चीज, जिस चीज का हम इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस करवा रहा है मतलब जो कर रहा है उसे बोलते हैं इंश्योरर, आसान है। जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस कर रहा है वो क्या हो गया, इंश्योर्ड। आगे चलते हैं। पॉलिसी, पॉलिसी क्या होता है भैया, पॉलिसी कुछ नहीं है, बस एक एग्रीमेंट है। जब आप इंश्योरेंस करवाते हो या फिर कोई सी भी चलते हैं डील करते हो कि भैया आप इतना प्रीमियम ले लो और बदले में मेरे को इतने का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दो, तो जो एग्रीमेंट पे लिखा जाता है वो जो पूरा एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को ही क्या बोलते हैं, पॉलिसी। सिंपल है। अगला वर्ड आता है प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्या है, अगर आपने लॉस की भरपाई के लिए कोई इंश्योरेंस करवाया, हर महीने आपको या फिर हर ईयर, साल में एक बार आपको थोड़ा सा प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा, जिससे बाकियों की भी हेल्प हो सके अगर जिसको लॉस होने की गुंजाइश है। सिंपल है ना। यानी कि किसी भी इंसान को अगर लॉस होने की लगती है दिक्कत, तो फिर उसको क्या इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और इंश्योरेंस लेने के लिए, सुविधा लेने के लिए इंश्योरेंस की आपको थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ता है, और उसी अमाउंट को बोला जाता है प्रीमियम। सिंपल है, ठीक है। जैसे अगर आपने LIC की पॉलिसी ली है तो जो किस्त आप देते हो उसे बोलते हैं प्रीमियम। सिंपल था। आगे चलते हैं। तो भाई बात आती है, अब दो तरह के इंश्योरेंस मिलते हैं आपको। पहला तो मिलता है इंश्योरेंस और दूसरा होता है एश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस और एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है इंश्योरेंस और एश्योरेंस में। एश्योरेंस क्या होता है, एश्योरेंस क्या होता है, अगर आपको पता है कि ये चीज होने ही वाली है, अगर आपको पता है कि मेरा लॉस होने ही वाला है, तो उस तरह के लॉस से बचने के लिए आप करवाते हो एश्योरेंस। क्या करवाते हो, एश्योरेंस। यानी अगर आपको पता है मेरे को क्या होता है, नुकसान होने ही वाला है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लो मेरे को पता है कि मेरी लड़ाई हो गई है, और लड़ाई में जो मेरा दोस्त है ना, मैंने उसकी गाड़ी तोड़ दी थी, अब वो मेरी गाड़ी तोड़ने ही वाला है, मतलब वो मेरी गाड़ी तोड़ के ही रहेगा, तो मेरे को जिस चीज की पॉसिबिलिटी 100% है, अगर मैं उसके बाद उसको 80% भी मान लो, हाँ, जिस चीज के बारे में मेरे को पता है कि ये चीज होने ही वाली है, तो उस चीज के लॉस के लिए मैं जो भी चीज करवाता हूँ, जो भी प्रीमियम लेता हूँ या फिर जो भी इंश्योरेंस करवाता हूँ, उसको इंश्योरेंस नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे एश्योरेंस। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे आपको पता है इंसान क्या बोलते हैं, रहता है यहाँ पे, यहीं पे पैदा होता है, यहीं पे मरता है, तो इंसान की जो डेथ है वो फिक्स है, यानी जो इंसान है किसी ना किसी दिन मरेगा, तो ये चीज जो फिक्स है, जो कि होने ही वाली है, कभी ना कभी हो ही सकती है, तो उसके लिए करवाया जाता है एश्योरेंस। क्या करवाया जाता है, एश्योरेंस। सिंपल था। हाँ जी। और कोई चीज ऐसी है जो फिक्स नहीं है, हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे बाढ़, मान लो मैं अपने घर को प्रोटेक्शन दिलाना चाहता हूँ बाढ़ से, भूकंप से, अब ये हो सकता है कि भाई बाढ़ आए, हो भी सकता है कि बाढ़ ना भी आए, सिंपल है ना। तो ऐसी चीजें जो फिक्स नहीं है, उसके लिए अगर मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ तो उसको कहा जाता है इंश्योरेंस। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं ना।
हाँ जी, तो इंश्योरेंस होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और जो एक तरीके से जैसे मैं गाड़ी का करवा रहा हूँ, बंगले का करवा रहा हूँ, जो कि मेरे को पता है बिगड़ भी सकता है, ना भी बिगड़े, या फिर टूट भी, लॉस भी हो सकता है, ना भी हो, तो वो क्या हो गया इंश्योरेंस। लेकिन जो चीज मेरे को पता है फिक्स है, नुकसान होएगा ही, ज्यादातर चीजें मतलब कि लाइफ वाली होती है, जो जिंदा होती है उन्हीं के लिए होता है, एश्योरेंस कहलाता है वो। सिंपल है, पढ़ लेते हैं। डेफिनेट इवेंट, ऐसा कोई काम है जो हो ही सकता है, होने ही वाला है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए अगर हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसे बोलते हैं एश्योरेंस। और एंटीसिपेटेड इवेंट, यानी ऐसे इवेंट जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, तो उसके लिए अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो उसे बोलते हैं इंश्योरेंस। आगे चले, हाँ जी, पे आफ्टर इवेंट। अब अगर मान लो आपने एश्योरेंस करवाया तो पेमेंट कब मिलती है, इवेंट के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंश्योरेंस मतलब एश्योरेंस करवाया कि भाई लाइफ इंश्योरेंस कर दो कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो फैमिली को पैसा मिल जाए, सिंपल है। तो इसकी पेमेंट कब मिलेगी, अगर मेरे को कुछ होता है तब मेरी फैमिली को पैसा मिलेगा, अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिंपल है। यानी कि एश्योरेंस की पेमेंट जो होती है वो इवेंट होने के बाद मिलती है। लेकिन वहीं पे बात करी जाए इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस की पेमेंट कैसे मिलती है, डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, यानी किस पे डिपेंड करती है, मल्टीपल फैक्टर्स पे। जैसे मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था, वो इंश्योरेंस कहलाता है, तो उसकी पेमेंट कैसे मिलेगी, अगर मान लो मेरी गाड़ी, जैसे यहाँ पे क्या था, अगर मैंने करवाया होता है एश्योरेंस, तो गाड़ी अगर टूटी तो मेरे को पूरा पैसा मिलेगा, वो भी एंड टाइम पे टूटने के बाद। लेकिन वहां पे इंश्योरेंस में अगर हमारी गाड़ी टूट गई है तो गाड़ी टूटने पे या फिर लॉस होने पे, गाड़ी ठुकने पे, वहां पे जितने का लॉस हुआ उतना मिलेगा। जैसे आधी गाड़ी खराब हुई है तो फिर आधी गाड़ी का पैसा मिलेगा, पूरी गाड़ी खराब है तो पूरी गाड़ी का पैसा मिलेगा, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं तो रिप्लेसमेंट करा जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे, मल्टीपल फैक्टर्स पे, किस तरीके की पेमेंट करनी है। आगे चलते हैं, एश्योरेंस क्या होता है, एक तरीके से जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, जो कि फिक्स है, लोग ज्यादातर करवाते हैं, तो उसे बोलते हैं एश्योरेंस। और मैंने बताया था जनरल जो इंश्योरेंस होता है, जैसे गाड़ी होगा, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, तो ये सब क्या होते हैं, ये इंश्योरेंस कहलाते हैं, समझ में, जो हो भी सकते हैं और ना भी हो। अच्छा, इसकी जो पेमेंट है, जैसे इसकी पेमेंट, इसका प्रीमियम और इसका प्रीमियम, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कैसे, हाँ सुनिए बात आती है, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको ना हर महीने कह रहा हूं, हर साल में एक बार इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, यानी हर साल में आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यू। जैसे आपने इस साल इंश्योरेंस लिया तो अगले साल फिर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, अगले साल फिर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, मतलब हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे या फिर एश्योरेंस के टाइम पे अगर आपने एक बार इंश्योरेंस ले लिया तो आपको बार बार रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका वही इंश्योरेंस जो होता है वो चलता जाता है, अब वो अपने आप ही रिन्यू होता रहता है, हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे और क्या बोलते हैं वो चलता जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बार बार इंश्योरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि कंपनी वाले ये मांगते हैं कि इस बंदे का लॉस इस साल होने की संभावना थी, क्या पता अगले साल होने की संभावना हो ना हो, वह इंश्योरेंस लेना ही ना चाहता हो, तो इसलिए आपका एक साल बाद इंश्योरेंस बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने एक बार करवाया तो वो हर बार काटते रहते हैं लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम का अमाउंट, कि अगर आपको कभी भी लॉस होता है तो उसकी भरपाई कर सके, सिंपल है। तो ये डिफरेंस था इंश्योरेंस और एश्योरेंस में। भाई आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ इंश्योरेंस। हाँ भाई शुक्र है, चलो फिर क्या करें भाई साहब, शुक्र है आधे में देख लिया, पता है यहाँ तक पढ़ा चुका था, उसके बाद देखा भाई वीडियो जो है ना पॉज हो चुकी है क्योंकि फोन की स्टोरेज बढ़ चुकी है, तो दोबारा से शुरू करते हैं, वापस आते हैं मेरे टॉपिक पे, ठीक है। बहुत बेकार लगता है जब दोबारा से शूट करना पड़ता है। बात आती है नेचर ऑफ इंश्योरेंस। तो नेचर ऑफ इंश्योरेंस यहां तक चल रहा था टॉपिक हमारा, पता नहीं हुआ तो नहीं होता, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंश्योरेंस पहला क्या आता है, रिस्क शेयरिंग, यानी हमारा जो काम है, मतलब इंश्योरेंस का जो काम है वो क्या है, रिस्क शेयरिंग करना है। जितना भी आपका रिस्क है वो बढ़ जाता है, जितने भी आपके स्कीम होल्डर्स होते हैं वो बांट लेते हैं आपका रिस्क, आपने जितना भी पैसा दिया है वो, मतलब जितना भी आपका लॉस होने की संभावना होती है और आपका लॉस भी होता है तो फिर वो रिस्क कौन बांट लेगा, कंपनी, और जितने भी शेयर होल्डर होते हैं या फिर जो क्या बोल रहा हूँ स्कीम होल्डर होते हैं वो रिस्क आपका बांट लेते हैं। आगे चले, बात आती है कॉर्पोरेट डिवाइस। कॉर्पोरेटिव डिवाइस मतलब कि जो कंपनी है ना वो कॉर्पोरेटिव क्या है, कॉर्पोरेटिव है ना, हाँ जी, कॉर्पोरेटिव डिवाइस वही होता है कि कंपनी जो होता है ना वो कॉर्पोरेटिव तौर पे काम करती है, यानी सभी का पैसा जो होता है अपने पास इकट्ठी करके रखती है और अगर आपको लॉस होता है तो वो आपके लॉस की भरपाई कर देती है, सिंपल है। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ रिस्क। वैल्यू ऑफ रिस्क मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप खुद अगर रिस्क झेलते हो तो फिर आपका रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन इंश्योरेंस की हेल्प से आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवा लिया है तो आपको अगर कोई लॉस होता है तो फिर उसकी भरपाई कौन कर देंगे, इंश्योरेंस वाले। तो इस वजह से आपका वैल्यू ऑफ रिस्क, मतलब वैल्यू क्या वॉल्यूम ऑफ रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, उसकी वैल्यू क्या होती है, रिस्क की वैल्यू कम हो जाती है। आगे चलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मतलब आप एक बार में चाहो तो बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस करवा सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूं तो मेरे कंपनी में, मतलब मेरे हिसाब से मैं इंश्योरेंस किसका करवाऊंगा,
या तो अपनी फैमिली का या फिर अपने भाई बहनों का, मतलब फैमिली में ही आते हैं वो भी, मतलब या फिर आपका इंश्योरेंस करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन वहीं पे बात आती है लार्ज नंबर ऑफ इंश्योरेंस करवाना, तो भैया ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, बिल्कुल तरीके से। जैसे जो होते हैं ना वो कंपनी वाले, जो कंपनी वाले हैं वो क्या करते हैं, 2-3 हजार मेंबर उनके पास काम कर रहे होते हैं, 2-3 हजार इंप्लॉइज काम कर रहे होते हैं कई कंपनियों में, और उनके जान का जोखिम होता है, या फिर मशीन में हाथ पैर ना आ जाए उसका जोखिम होता है, या फिर किसी भी तरीके का लॉस हो जाए, तो उसके लिए बचने के लिए वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर कंपनी में किसी भी मेंबर के कोई चोट लगती है या फिर कोई दिक्कत होती है तो कंपनी वाले पैसा नहीं भर पाएंगे, तो वो कौन भरेगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा भरेगी। आसान है ना। तो वो एक बार में ही 2-3 हजार बंदों का इंश्योरेंस करवाते हैं कि कंपनी के किसी भी मेंबर को अगर कोई चोट लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। आसान है। हाँ जी, तो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स भी क्या हो सकते हैं इंश्योरेंस करवाने के टाइम पे। अगला चलते हैं, अगला आता है इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम गैम्बलिंग। इंश्योरेंस है ना गैम्बलिंग से अलग है भाई, सच में अलग है। फॉर एग्जांपल के तौर पे गैम्बलिंग क्या है, गैम्बलिंग खेली जाती है प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी प्रॉफिट मोटिव के लिए, यानी कि अगर आपने पैसा लगाया और अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो वो लॉस हो गया, पैसा जो आपका पैसा आपने लगाया वो डूब गया, ठीक है। और अगर आपको मिला वो पैसा तो आपको प्रॉफिट हुआ एक तरीके से, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा, करोड़ों रुपए जीत जाओगे, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, वहीं पे इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस में भी यही माना जाता है कि अगर आपने पैसा लगाया इंश्योरेंस में, प्रीमियम दिया और आपको कुछ क्लेम नहीं मिला तो वो पैसा डूब गया, लेकिन अगर आपको क्लेम मिला तो आपके पास पैसा आया तो आपको प्रॉफिट हो गया, सिंपल है ना। लेकिन सच बताऊं तो ये चीज अलग है, बहुत ही रद्दी चीज है, क्योंकि गैम्बलिंग क्या होता है, आप हो सकता है 100 में से एक बार आप जीतो गैम्बलिंग में, वो कह रहा है मैं जुआरी हूं पक्का, मैं जीत जाऊंगा 100%, टेंशन मतलब होता है भाई। गैम्बलिंग में मान लो आप जीत जाते हो, तो अगर गैम्बलिंग में आप जीते हो तो फिर वो क्या होता है, आपके प्रॉफिट को बूस्ट करता है, यानी आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हो गैम्बलिंग से। लेकिन यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, इंश्योरेंस अलग होता है, ये आपके लॉस को रिकवर करने के लिए होता है, समझ में। जैसे अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस के लिए लिया कि अगर मेरे को चोट लगी, मेरे को शरीर में कहीं पे भी चोट लगी तो मेरे को 5 लाख रुपए तक की कंपनसेशन मिल सकती है, सिंपल है ना। हाँ जी, और आपने इंश्योरेंस ले लिया 5 लाख का, लेकिन अगर आपको छोटी सी चोट लगी जो कि पट्टी लगाते ही ठीक हो जाती है, तो कंपनी वाले 5 लाख रुपए देंगे आपको? नहीं जी, ऐसा नहीं है। कंपनी वाले खाली लॉस कवर करने के लिए आपको वो गारंटी देते हैं कि आपको जो लॉस है, यानी 50-60 रुपए जो है पट्टी बांधने, खाली वो पैसा कंपनी वाले दे सकते हैं, आपको 5 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे। इसमें गैम्बलिंग अलग होता है और ये अलग होता है। गैम्बलिंग खेली जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो करवाया जाता है किसके लिए, अपनी लॉस की भरपाई के लिए, मतलब रिस्क को कम करने के लिए, सिंपल ना, बढ़िया। बात आती है फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के फंक्शंस क्या है, इंश्योरेंस क्या काम करता है, तो बस 2 ही फंक्शन है, पहला प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। भैया ये प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, सुनिए। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके लिए हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मतलब ऐसा हम इंश्योरेंस करवाते क्यों हैं, उस काम को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। इंश्योरेंस जिस काम के लिए करवाया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस करवाने के बाद पता चलता ओ भाई साहब इससे तो ये भी काम हो सकते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा काम हो सकते हैं, यानी हमें बाद में जो पता चला कि इसके तो ये भी फायदे हैं, तो वो फायदे कहलाए जाते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो फायदे हमने जिस काम के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया वो प्राइमरी फंक्शन, और सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, बाद में बदलता है, अच्छा इसके ये भी फायदे उठाए जा सकते हैं, ठीक है, तो ये सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। एग्जांपल के तौर पे प्राइमरी फंक्शन में हमारा क्या आता है, सर्टेनिटी ऑफ कंपनसेशन। हमने इंश्योरेंस क्यों करवाया था, इंश्योरेंस क्यों करवाया था कि अगर मेरे को कोई लॉस हो तो सर्टेन अमाउंट मेरे को मिल जाए, एक सर्टेन अमाउंट मेरे को मिल जाए ताकि मेरा लॉस की भरपाई कर सकूं। आसान है ना, रिस्क कम करने के लिए इंश्योरेंस करवाया था। हाँ जी, तो इसी वजह से प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी हमें लॉस से प्रोटेक्शन मिल जाए, इसके लिए हमने इंश्योरेंस करवाया था। तो इस सबको बोला जाता है प्राइमरी फंक्शन। क्यों, क्योंकि मैंने इन्हीं काम के लिए क्या करवाया था, इंश्योरेंस। किस काम के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंपनसेशन के लिए, आसान है ना, रिस्क शेयरिंग के लिए कि मेरा रिस्क कोई बांट ले मेरे साथ, तो इन मेन कामों के लिए मैंने इंश्योरेंस करवाया था, तो इनको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। और इंश्योरेंस करवाने के बाद पता चलता है अच्छा इसके तो ये भी काम है, तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी फंक्शन। जैसे कि सेकेंडरी फंक्शन कौन से होते हैं, फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए फंड होना है, कलेक्ट होना। जैसे मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया, मैंने बोला मैं आपको 5,000 रुपए हर महीने दूंगा, और अगर मान लो मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को 5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, सिंपल, मैंने इंश्योरेंस करवा लिया। लेकिन अगर मैं तो 5,000 रुपए हर महीने दे रहा हूं तो मेरे तो बड़ा अमाउंट जा रहा है, और अगर मान लो मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, मैं अंतर्यामी निकल गया, ठीक है, कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, तो मतलब एक तरीके से मेरा जो 5,000 रुपए हर महीने के जाने वाले हैं वो तो वेस्ट होने वाले हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं नहीं सर वेस्ट नहीं होगा, ये 5,000 हम आपका इकट्ठा करते जाएंगे, और अगर आपको कुछ नहीं होता तब भी ये जो पैसे हैं इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलेंगे आपके रिटायरमेंट में, ताकि आपकी पेंशन बांधी जा सके।
इसमें पेंशन के तौर पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब एक तो मैं इंश्योरेंस भी करवा रहा हूं, अपनी लॉस का भरपाई भी करवा रहा हूं, और ऊपर से मेरी इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी काम करना है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस जो होती है वो किसके लिए काम करती है? फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम करती है। आसान है। उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी, जिससे एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ती है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है भैया? थोड़ा समझ में नहीं आया, एफिशिएंसी बता दो कैसे बढ़ती है। सुनिए, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, किसी कंपनी के पास आया कि 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में मेरे को पता है कि रॉ मटेरियल अगर मैं खरीद लूंगा तो मेरे को नुकसान हो सकता है अगर माल खरीदा नहीं सामने वाले बायर ने। ठीक है, मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो मैं जाहिर सी बात मैं ऐसे करूंगा कि मैं अभी इसको हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, बाद में क्या पता मेरा बिजनेस बड़ा हो तब मैं हैंडल कर लूं प्रोजेक्ट को, मगर अभी इस टाइम पे मैं प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं ज्यादातर मना कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे इस लॉस की भरपाई के लिए अगर मैं इंश्योरेंस ले लेता हूं कि अगर मेरे को इस कंपनी वाले ने मना कर दिया सामान खरीदने से, यानी अगर मेरे को लॉस हुआ तो उसका पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी। अगर मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूं, समझ में, तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है? मेरे को पैसे देगी, तो मैं चिंता फ्री हो चुका हूं। अगर कंपनी लेती है तब तो मेरे को प्रॉफिट है, अगर कंपनी मना भी कर देती है तब भी इंश्योरेंस से मेरे को क्लेम मिल जाएगा। सिंपल है ना। इस वजह से मैं अपनी एफिशिएंसी दिखा सकता हूं। मैं जो प्रोडक्शन नहीं भी कर पा रहा था ना डर की वजह से, वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के कर सकता हूं मैं, और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं, यानी इससे एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। जो बाकी की सोशल प्रॉब्लम है ना वो भी इससे ठीक हो जाती है। जैसे अगर मैंने क्या भाई, कौन सी? लॉ की। किसकी? लॉ की? क्या करेगा भैया? एक सेकेंड, नहीं है भाई। ठीक है, कहाँ से काटनी पड़ेगी? यहाँ से। चलो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे आते हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती है इंश्योरेंस, की हमको बाद में पता चला। जैसे कि मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो अपने ही साथ साथ मैं अपनी फैमिली का भी करवा सकता हूँ। अगर बाहरी प्रॉब्लम से, जैसे मान लो कोरोना वायरस से या फिर किसी भी प्रॉब्लम से मेरे को अगर कोई नुकसान होता है या फिर मेरे को कोई बीमारी लगती है तो उससे भी मैं क्या कर सकता हूँ? इलाज करवा सकता हूँ। तो सोशल प्रॉब्लम से भी क्या करवा देती है? मतलब कि इंश्योरेंस दिक्कत दूर कर देती है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है? यानी अगर आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो तो फिर आपके कुछ नियम हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो आपका जो फेथ है, आपका जो लक्ष्य है वो धोखा देना नहीं होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, अच्छा फेथ होना चाहिए। यानी आप लॉस की भरपाई के लिए ही इंश्योरेंस करवा रहे हो, ऐसा नहीं है कि कंपनी को लूटने के लिए करवा रहे हो। समझ में आया? फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई गोडाउन में आग लग गई है तो फिर आपने इंश्योरेंस करवाया था उसका, तो आप कंपनी के पास चले जाओ, लाओ जी मेरे को 10 लाख रुपए दो क्योंकि गोडाउन में आग लग गई है। समझ में आया? क्योंकि आपने ही गोडाउन में आग लगा दी, क्या पता अपना जो पुराना माल रखे उसके अंदर आग लगा दी, करोड़ों का नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो फेथ है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप इंश्योरेंस ले सकते हो, और वरना कंपनी आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर सकती है। समझे? तो प्रिंसिपल क्या कहता है? पहला, एटमोस्ट गुड फेथ, यानी आप गुड फेथ के साथ इंश्योरेंस लोगे, बैड फेथ के साथ नहीं। मतलब कंपनी को लूटने के लिए इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा आपको। ठीक है ना? आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि आप ना, अरे यार भूल गया मैं, इंश्योरेबल, हाँ शुरू करते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो बात आती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। यानी अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो आप ऐसी चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो। ऐसा नहीं कि आप दूसरी चीज का इंश्योरेंस करवा लो। जैसे अगर मैं जाऊं इंश्योरेंस कंपनी के पास और मैं बोलूं भाई मेरे को ना पूरी दुनिया का इंश्योरेंस करवाना है कि अगर पूरी दुनिया में किसी का भी नुकसान हुआ तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी वाले मेरे को पैसा दोगे, ऐसा नहीं होता। आप केवल उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसके आपका इंटरेस्ट हो कि आपको उस चीज को खोने पे नुकसान होगा। इसमें आपकी जो बिलोंगिंग्स है उसका, जैसे आप अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहनों का, अपनी फैमिली का, या फिर अपनी गाड़ी का, अपनी चीजों का, दूसरी गाड़ी का आप खुद इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। आपका फेथ होना चाहिए उस चीज के अंदर, इसमें तभी आप, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस कंपनी के उस चीज के अंदर, तभी आप उस चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हो, वरना नहीं करवा सकते। अगली चीज आती है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस की भरपाई के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हो, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 5 लाख का आपका मान लो लॉस होता है एक तरीके से, मतलब सॉरी 5 लाख का आपने इंश्योरेंस करवाया और लेकिन आपका लॉस जो है वो केवल 1 लाख का ही हुआ है, तो आप कंपनी से क्या 5 लाख का क्लेम करोगे? नहीं, आप केवल 1 लाख का क्लेम करोगे, भैया मेरे को 1 लाख रुपए दो क्योंकि मेरा लॉस जो है वो 1 लाख का हुआ है। कंपनी भी 1 लाख ही देगी, 5 लाख नहीं देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अगर किसी बंदे ने एक साथ दो कंपनियों से वो करवा रखा है इंश्योरेंस, जैसे मैंने अपनी कार का एक ए कंपनी है उससे करवा रखा है 10,000 का इंश्योरेंस, एक बी कंपनी है उससे करवा रखा है 20,000 का इंश्योरेंस। ठीक है, और मेरे को लॉस हो जाता है 15,000 रुपए का। मेरी कार का कितने का लॉस है?
15,000 रुपया। तो मैं कहता हूँ भाई ए कंपनी तू 10,000 रुपए दे और बी कंपनी तू 20,000 रुपए दे, क्योंकि मैं दोनों से इंश्योरेंस करवा रखा है कि दोनों से क्लेम मांग लूंगा तो मेरे पास 30,000 रुपए आ जाएंगे। नहीं जी, मेरे को लॉस कितने का हुआ? 15,000 का। 15,000 का लॉस है तो मैं 15,000 की ही भरपाई कर पाऊंगा। अब 15,000 की भरपाई कैसे होगी? वो भी रेशो में। इससे मैंने कितने का लॉस करवाया था? मैंने इंश्योरेंस करवाया था 10,000 का और इससे 20,000 का, तो इनका रेशो क्या बनेगा? 1:2। तो ये जो लॉस हुआ है मेरा 15,000 का, ये भी 1:2 में भरा जाएगा। 1:2 मतलब 5,000 इससे और 10,000 इससे, तो 5,000 में इससे मांगूंगा और 10,000 में इससे मांगूंगा। सिंपल है। अच्छा, अगर मान लो मेरा लॉस होता जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, मेरा लॉस होता 1 लाख रुपए का। कितने का लॉस हुआ? 1 लाख रुपए का। तो क्या मैं 1 लाख रुपए मांग सकता हूं? वो भी अच्छा, मान लो मैं रेशो में भी मांगता हूं तो 1 और 2 के रेशो में मांगा, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हैं। मान लो मेरा लॉस हुआ 90,000 का, तो क्या मैं 90,000 रुपए मांगूंगा? मान लो अगर रेशो में मांगता हूं तो 1 और 2 की रेशो में अगर बांटते हैं तो ये आता है कितना? 30,000 और 60,000। तो क्या मैं ए से 30,000 रुपए लूं और इससे 60,000 रुपए लूं? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। मैंने इंश्योरेंस कितने का करवाया है? 10 और 20,000 रुपए का। तो जो आपका मैक्सिमम इंश्योरेंस होगा ना, वही आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना करवाया आपने? इससे 10,000 का, इससे कितना करवाया? 20,000 का। यानी आप 30,000 रुपए ही इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा आप इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मांग सकते। समझ में आ गया भाई? हाँ जी, समझ में आ गया। तो यही काम है कंट्रीब्यूशन का। ये यानी जो कंपनीज है वो कंट्रीब्यूट कर लेती हैं पूरा इंश्योरेंस का जो जितना भी अमाउंट है। ठीक है, तो अगर आप अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हो तो। अगला आता है सबऑर्गेशन। सबऑर्गेशन क्या होता है? मतलब समझिए, कैसे समझाएं? सुनो, आपने कंपनी से क्लेम कर मतलब कि इंश्योरेंस करवाया और बोला कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कर दो। 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया, गाड़ी आपकी 1 लाख की थी क्योंकि, और गाड़ी एक बार आग में जल गई और पूरी लॉस हो गया एक तरह का पूरा। तो आपने कंपनी से क्लेम किया और कंपनी ने 1 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन आपने जो गाड़ी का कबाड़ा था उसको बेचा और उससे 10,000 रुपए कबाड़ी वाले से कमा लिए। आसान है। तो सबऑर्गेशन कहता है कि 10,000 रुपए अब आपके नहीं है, आपको अपने जो गाड़ी था उसका क्लेम मिल चुका है। तो ये जो 10,000 रुपए यानी इस गाड़ी को बेचने से जो भी इनकम होगी, टूटी फूटी गाड़ी को बेचने से जो भी इनकम होगी वो कंपनी की हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। ठीक है भाई? हाँ जी, इसको बोलते हैं सबऑर्गेशन। आगे चलते हैं, बात आती है मिनिगेशन ऑफ लॉस। मिनिगेशन ऑफ लॉस मतलब क्या होता है कि अगर आपने अपनी दुकान का मान लो एक तरीके से आपने वो करवाया, मिनिगेशन ऑफ लॉस बता रहा हूं, आपने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवा लिया और आपने सोचा कि भाई 5 लाख 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा लेता हूं, ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। और आपने देखा साल का एंड आ गया, बिजनेस में खास प्रॉफिट हुआ नहीं है और आपने जितना भी माल बचा हुआ था जो आपने कबाड़ी के भाव में मिला था 50-60 हजार रुपए का माल आपने दुकान में भर दिया और दुकान में लगा दी आग। ठीक है भाई, धुआं उठा दिया पूरा। तो जितने भी आपने लॉस कर दिया और आपने दिखा दिया कि जो लॉस था मतलब कि मेरा 5 लाख के आसपास का लॉस हुआ है, मेरे को पैसे मिलने चाहिए। मान लो एक्चुअल में अगर आपने ऐसा भी नहीं हुआ, आपके साथ क्या हुआ आपके साथ कि आपकी दुकान थी और दुकान में अपने आप ही आग लग गई, आपकी गलती नहीं है, अपने आप ही आग लग गई। ठीक है, और आप कह रहे हो मेरे को आप लॉस का पैसा चाहिए, तब भी कंपनी मना कर सकती है। क्यों? किसकी वजह से? मिटिगेशन ऑफ लॉस की वजह से। क्यों? कंपनी कहेगी आपने लॉस बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी, आपकी दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं था। यानी कंपनी आगे चेक करेगी कि आपने बचाया नहीं बचाया। अगर आप वहां पे पहुंच चुके हो एंड टाइम पे तो आपने बाल्टी निकाल के पानी भर के पानी क्यों नहीं फेंका अपनी कंपनी के अंदर, आपने 102 पे कॉल क्यों नहीं करी, 101 पे कॉल क्यों नहीं करी आग बचाने के लिए, मतलब आग को बुझाने के लिए। समझ, अगर आप खड़े हुए अपनी दुकान को देखते जा रहे हो जलते हुए, आप मजे ले रहे हो उस चीज के, तब भी कंपनी आपको मतलब कि जो उसका क्लेम है वो नहीं प्रोवाइड करेगी। समझ में? मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब आपको पूरी तैयारी करनी है अपने लॉस को कम से कम रखने की। समझ में? हाँ जी, तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो कि बताते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेने के टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये काम आपको करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो उसके फायदे क्या क्या हैं? तो बेसिकली 3 फायदे हैं। एक तो इंडिविजुअल को, यानी अगर मैं इंश्योरेंस करवाता हूं तो मेरे को फायदा मिलेगा, दूसरा इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और तीसरा सोसाइटी को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा? मेरे को सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करवाया। दूसरी चीज, मेरी जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने बताया ना अभी इंश्योरेंस क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करता है कि आपका पैसा बढ़ेगा। सिंपल है, तो आपकी सेविंग बढ़ेगी। तीसरी चीज, इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ेगी, मतलब वही सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की बात है। आगे चलते हैं, इंडस्ट्री को क्या फायदा मिलेगा? पहला, शिफ्टिंग रिस्क। एक बंदे का रिस्क जो है वो सबके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो किसी एक इंडस्ट्री वाले को लॉस नहीं होगा। समझ में आया? हाँ जी, आगे चलते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल के तौर पर समझ में आ गया? सुनिए, जैसे मान लो 4 तरह की 5 तरह की इंडस्ट्री जो भी है, अगर मान लो जैसे इंडस्ट्री है और किसी पेट्रोल पंप पे आग लग गई, तो उस पेट्रोल पंप में आग लगने की वजह से आसपास का जो एरिया है सारे के सारे लोग गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलवा पाएंगे, तो सबको लॉस होगा ना। सेम इस तरीके से अगर कंपनी में मान लो कोई एक इंडस्ट्री एरिया और किसी कंपनी में आग लगती है तो उसके आसपास की जितनी भी कंपनी जो उस पर डिपेंड होती है ना, उन सबका लॉस होता है।
तो इस वजह से ये क्या करता है, इंश्योरेंस शिफ्टिंग रिस्क को शिफ्ट कर देता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है तो जल्दी से स्टैब्लिश कर सकता है अपनी नई कंपनी दोबारा से, ताकि बाकियों को लॉस ना हो। अगला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी कि आपको बता देता है कि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आएगा, क्योंकि आपके जो लॉस है उसको मिनिमम कर सकते हैं हम इस वजह से। बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन, ये हेल्प करता है इंश्योरेंस बिजनेस को लगातार चलाने में, क्योंकि अगर आपका लॉस भी हो गया तब भी भरपाई आप किसी और तरीके से मंगवा लोगे, तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं आगे पैसा मेरे को इसकी भरपाई में लगाना पड़ेगा, वो तो कंपनी वाले दे ही देंगे। तो इस वजह से आप लगातार अपना बिजनेस कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, सोसाइटी को क्या फायदा होता है, पहला उनको मिल जाती है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि क्या मिलती है, मतलब अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मान लो अगर आपने एक प्रीमियम दिया सबने, लेकिन अगर किसी का लॉस ही नहीं हुआ तो उस बैंक के पास या फिर जो इंस्टीट्यूट है LIC वाले हैं उनके पास तो इतना पैसा आ गया, तो उससे क्या कर सकते हैं, वो कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि जो वो है एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करी जा सके। यही फायदा। दूसरा देखो ये लिखा हुआ मैंने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है जिससे, क्योंकि कंपनी वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं LIC वाले, है ना, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। सिंपल है, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सुनिए। अगर हर कंपनी को लगातार लॉस होता जा रहा है तो लॉस कैसे भरपाई करी जाएगी, लॉस की भरपाई कैसे करी जाती है कि जो लॉस है उसका अमाउंट जोड़ दिया जाता है किसी भी कोस्ट के प्रोडक्ट की कोस्ट में, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कोस्ट में, जिससे वो कोस्ट क्या होती है, महंगी हो जाती है। समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने 100 रुपए में बनाए 3 लड्डू और मैं 3 लड्डू बेचने जा रहा हूं, एक लड्डू वहीं पे टूट गया या फिर खराब हो गया, तो मैं जो एक लड्डू 33 रुपए का बेचता अब मैं कितने बेचूंगा, 50 रुपए में, यानी कि चीजें क्या हो गई, महंगी। लेकिन वहीं पे अगर इंश्योरेंस वाले क्लेम दे देते हैं तो मेरा उतना लॉस हुआ नहीं, तो मैं 33 रुपए में बेच सकता हूं आराम से। यानी महंगाई होने से बचाती है कौन, इंश्योरेंस वाले कंपनियां। आसान है, क्योंकि जो जितना भी लॉस होता है कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट में रिकवर कर लेते हैं महंगा करके उस प्रोडक्ट को, समझ में? तो लॉस होने से बचाते हैं। आगे चलते हैं, बात आती है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो किस तरह के इंश्योरेंस होंगे, तो बेसिकली 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पहला बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू और रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यानी जो कंपनी वाले इंश्योरेंस बेचते हैं ज्यादातर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो कौन सा इंश्योरेंस होगा, तो 3 तरह के इंश्योरेंस है। पहला लाइफ इंश्योरेंस, कि अपनी जीवन का बीमा करवा सकते हो आप, जीवन बीमा जिसे बोलते हैं। जनरल इंश्योरेंस, अपनी चीजों का, अपने पेन का, कच्छों का, सोने चांदी का, ठीक है, अपने घर का, ठीक है, अपनी गाड़ियों का, इन सब का आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। अगला सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस मतलब आप अपने समाज में किसी भी इंसान का इंश्योरेंस करवा सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बालक है उसका इंश्योरेंस करवा दिया, किसी की पढ़ाई के लिए इंश्योरेंस दे दिया, किसी की आंखें दान करवाने के लिए आपने इंश्योरेंस करवा दिया कि इस बंदे की आंखें लगवानी है उसके लिए पैसा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। रिस्क के बिहाफ पे आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, मतलब रिस्क के हिसाब से जितना रिस्क होगा उस हिसाब से आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, उसको बोलते हैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस करवाना, ठीक है। पहला आता है प्रॉपर्टी का, आपको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है तो आप प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा सकते हो। दूसरा लॉस, आपकी जितनी भी लायबिलिटी है, जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा था और आपको लगता है मैं पे नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, है ना, कंपनी वाले आ जाएंगे मेरे पास, तो आप उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हो कि अगर मैं ना पे कर पाऊं तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, ठीक है। अगला अदर्स, इसके अलावा आपको जो लगता है छोटे मोटे लोन आप ले सकते हो या फिर किसी और तरह का आपका नुकसान लगता है, जैसे आप कोई सिंगर है, सिंगर को अपने गले का वो ध्यान रखना पड़ेगा तो आप गले का इंश्योरेंस करवा सकते हो। समझे? कोई पेंटर है उसको हाथों का वो ध्यान रखना पड़ेगा तो वो हाथों का इंश्योरेंस करवा सकता है, तो अपनी अपनी नीड के हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस करवा सकते हो। सिंपल था। यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस वाला चैप्टर, और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। समझ में? भाई मेरे को पता है बीच में बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है, क्योंकि बैच चल रहे थे, अभी बैच पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, क्योंकि एग्जाम बहुत बच्चों के आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, उसके लिए माफी चाहता हूँ, बहुत ज्यादा वीडियो काटनी पड़ेगी लगता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और जिन्होंने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, सच में दिल से ना, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों के से, पैर के अंगूठे से, पैर के नाखून से, मांस से, मछलियों से, मतलब शरीर के अंग से थैंक यू है। समझे? शरीर के अंग से थैंक यू आपको। और जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आ रही, आराम तो कर दियो बाद में, हम भी यही हैं, आप भी यहीं पे मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है ना। हाँ जी, तो अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, लगभग 100 रुपए के आसपास के नोट्स होते हैं, आप आराम से पेमेंट करके नोट्स खरीद सकते हो। सिंपल है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, तो होप कि आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी आए। हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना पूरी फोटो, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी में। चलो फिर बाय बाय।